हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम आज की क्लास में भारत का सामान्य परिचय प्रश्नोत्तरी भाग 3 की बात कर रहे हैं। जिन मित्रों ने भारत के सामान्य परिचय की पिछली प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है, वो पिछले वीडियोज में भारत के सामान्य परिचय की प्रश्नोत्तरी फर्स्ट और प्रश्नोत्तरी सेकंड भाग जरूर देख लें, ताकि आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति के बारे में समझ विकसित होगी कि किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब तक आप इन प्रश्नों की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाएंगे मित्रों, जब तक हम परीक्षा में प्रश्नों को हल सही वे में नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रश्नों की प्रवृत्ति, वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति के बारे में देखें, तब जाकर आप जो है हल कर पाएंगे प्रश्नों को। मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि मानचित्र के द्वारा हम सभी प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जो मित्र पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो मित्र जरूर से जरूर पिछले वीडियो देख लें, ताकि उनको समझ में आएगा कि हम भूगोल में मानचित्र के आधार पर प्रश्नों को हल किस प्रकार से कर सकते हैं। मानचित्र के बगैर जो है भूगोल के प्रश्न हल नहीं हो सकते, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको मानचित्र का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मित्रों आप भूगोल के प्रश्नों को हल कतई नहीं कर सकते हो। अगर आपको मानचित्र का ज्ञान है तो भूगोल के सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप सफल हो सकें। जैसे राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि रीट का एग्जाम लगभग करवाया जाएगा, वैसे देखा जाएगा जब होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को जो है लगातार रखें, कंटिन्यू। ये नहीं समझे कि हम छुट्टियां मना रहे हैं, लगातार तैयारी जरूर रखें, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो सकें। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पढ़ के और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। चलिए मित्रों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी, भारत का सामान्य परिचय प्रश्नोत्तरी भाग 3 के बारे में। 2 प्रश्नोत्तरी आप देखें, पीछे देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम। यानी हमारा जो भारत है और इस भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, इन राज्यों का क्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो मित्रों, या तो क्रम अवरोही होगा या आरोही होगा, 2 प्रकार के क्रम यहाँ पर होंगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों का, 4 बड़े राज्यों का क्रम पूछा गया है, तो मित्रों आप समझ लीजिएगा कि कौन सा क्रम होगा, अवरोही क्रम होगा। 4 बड़े राज्यों का अगर पूछा गया है तो क्रम कौन सा होगा, अवरोही क्रम। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, या तो अवरोही पूछा जाता है या आरोही पूछा जाता है, और मैंने आपको दोनों शब्दों के बारे में अच्छे से समझा दिया था कि अवरोही क्या है और आरोही क्या है। कई विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप आरोही और अवरोही को अच्छा सा समझ लें पिछले वीडियो में, ताकि आप कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं इस बात का वादा करता हूं। और ऐसे प्रश्न यहाँ पर जरूर पूछे जाते हैं, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम जो पूछा जाता है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम होगा, क्योंकि बड़े 4 राज्य यहाँ पर पूछे गए हैं, तो बड़े से छोटे की और अवरोही क्रम होगा। देखना चाहेंगे मित्रों, सबसे पहला ए ऑप्शन हमारा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन हमारा है मित्रों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और सी ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। और डी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। मित्रों, यूपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 5 राज्य हैं, उन राज्यों की मैं मित्रों बात करना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर 1 हमारा जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है मित्रों, राजस्थान है। नंबर 2 आता है मध्य प्रदेश आता है। नंबर 3 आता है मित्रों महाराष्ट्र आता है। और नंबर 4 आता था पहले आंध्र प्रदेश, लेकिन वर्तमान में मित्रों उत्तर प्रदेश आता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 जून 2014 को तेलंगाना के साथ हुआ है। तो आंध्र प्रदेश वर्तमान में नहीं आकर नंबर 4 पर आता है यूपी। और मित्रों नंबर 5 पर वर्तमान में आता था 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर,
लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को भी जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में हम बात करें तो नंबर 5 पर कौन सा आता है मित्रों? गुजरात। आप ये 5 राज्य याद रखें। अब हम देखना चाहेंगे ऑप्शन, किस प्रकार के ऑप्शन। सबसे पहला क्या आना चाहिए? राजस्थान। तो आप देख लीजिएगा, सबसे पहला राजस्थान सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो मित्रों आपको देखते ही ये प्रश्न हल हो जाएगा कि हमारा ए ऑप्शन यहां पर सही होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से 4 राज्य हैं जो 2014 से पहले यहां पर आंध्र प्रदेश आया करता था और फिर जो है गुजरात, ये उत्तर प्रदेश आता था। लेकिन वर्तमान में राज्यों का जो क्रम होगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, तो हमारा पहला प्रश्न जो होगा और पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हमारा जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य बना था मित्रों 1 नवंबर 2000 को बना था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तब जाकर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, सबसे बड़ा राज्य कब बना है? तो मित्रों 1 नवंबर 2000 को बना है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा नंबर 2, निम्नांकित मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित है। यानी मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि एक्स जो ये दर्शाया गया है, ये एक्स जो है, इस एक्स के द्वारा हम बात करना चाहेंगे तो एक्स कौन से स्थान को यहां पर मित्रों दर्शाता है? ये प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है। देख लीजिएगा, पाकिस्तान जल डमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अरब सागर। देखना चाहेंगे मित्रों, अरब सागर अगर आता है तो हमारे भारत के पश्चिम दिशा में आता है, दक्षिण पश्चिम में यहां पर आता है ये अरब सागर। और हमारे भारत के दक्षिण में आता है मित्रों तो हिंद महासागर, और अगर पूर्व में आता है तो बंगाल की खाड़ी आती है। इस प्रकार से हमारा भारत है ये, और इसके दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में 3 ओर से ये घिरा हुआ है जल से। तो प्रायद्वीप का उदाहरण है ये। चलिए एक्स स्थान की यहाँ पर बात की गई है तो मित्रों यहाँ पर तो आता है पाक स्टेट, पाक जल डमरू मध्य, जो भारत और पाक जो श्रीलंका है इनको विभाजित करता है। और इसके ऊपर में है तो यहाँ पर आती है पाक खाड़ी, और यहाँ पर दक्षिण में आती है मन्नार की खाड़ी। तो मित्रों क्या होगा यहाँ पर? हमारा जो उत्तर होगा एक्स के स्थान पर वो क्या आ जाएगा? मन्नार की खाड़ी। मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा यहाँ पर समझा चुका था। एक स्पेशल खाड़ियां, मैंने जो भी हमारे भारत की खाड़ी हैं उन खाड़ियों के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियोज में, वहां पर आप पूरा विश्लेषण इनका देख सकते हैं। ये इसके पाक स्टेट जो पाक जल डमरू मध्य है, इसके दक्षिण में तो मन्नार खाड़ी है और उत्तर में पाक खाड़ी है, और पाक स्ट्रेट यहाँ पर इसको जोड़ता है बंगाल की खाड़ी से। इस प्रकार से तो हमारा एक्स स्थान पर क्या जाएगा? मन्नार की खाड़ी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, मन्नार की खाड़ी। चलिए मित्रों और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है, यानी हमारा जो भारतीय संघ है, भारत जो राज्यों का संघ है भारत, इसमें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? मित्रों ये एमपीपीएस एमपीपीसीएस 1999 में पूछा गया था। तो 1999 में यहाँ पर कितना 7 थे। अब वर्तमान में बात करें तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 8 है। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 को संख्या 9 हो चुकी थी, लेकिन 3 दिसंबर 2019 को यह घोषणा की गई थी कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक मिला दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा मिलाकर, और जनवरी 2020 में इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान में तो कितनी है संख्या? 8। लेकिन उस समय जब ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था 99 में, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन, 7 केंद्र शासित प्रदेश जो थे। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आदम का जो पुल है निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल, मित्रों ये आदम का जो पुल है ये किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का जो पुल है मित्रों, ये जो पाक जलडमरू मध्य है यहाँ पर बना हुआ है आदम का पुल। क्या है ये? आदम का पुल है, और इस पर रामेश्वर है और यहाँ पर बना हुआ है। तो आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य में है? तो भारत और श्रीलंका। ये तो है हमारा भारत, और ये जलीय सीमा वाला पड़ोसी हमारा जो देश है मित्रों श्रीलंका, ये श्रीलंका है। और इन दोनों देशों के बीच में कौन सा पुल बना हुआ है? ये आदम का पुल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भारत व श्रीलंका के मध्य में
आदम का पुल बना हुआ है। इसी प्रकार और आगे हम देखना चाहेंगे, तो देखिए बने रहें आप मेरे साथ। तो अगले प्रश्न को और हम देखेंगे मित्रों, देखना चाहेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर 5 है, कथन और कारण। कथन और कारण। देखिए कथन ए, भारत का अक्षांश विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है। यानी हमारा भारत जो है, भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग समान है। लगभग क्या है? समान। और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। यानी जो लंबाई है और चौड़ाई है उसमें हमारे भारत में क्या पाया जाता है मित्रों? अंतर पाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा ये जो इस प्रकार से भारत है मित्रों, हम देखना चाहेंगे हमारे भारत की स्थिति कि ये वर्तमान में जो हमारा भारत है इस प्रकार से, और इस भारत में लंबाई चौड़ाई में दूरी जो है उनकी हम बात करना चाहेंगे। ये जो वर्तमान में हमारा भारत है मान लीजिए मित्रों, इसकी उत्तर से दक्षिण तक मित्रों जो लंबाई है वो तो है 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो है मित्रों 2933 किलोमीटर। तो लंबाई चौड़ाई में तो क्या मिला? अंतर मिला है। लेकिन अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है इसमें अंतर समान है लगभग। कैसे? हमारे भारत का जो अक्षांश शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम देखना चाहें देशांतरी विस्तार, तो हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार होगा मित्रों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और मित्रों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का देशांतरी विस्तार है। हम देखना चाहेंगे मित्रों कि अक्षांशीय जो विस्तार होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा जो 37 डिग्री और 6 मिनट में से, और हम घटा देंगे 8 डिग्री और 4 मिनट, तो लगभग 2 मिनट आ जाता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे मित्रों तो 29 डिग्री, यानी 29 डिग्री और 2 मिनट का जो अक्षांशीय विस्तार आता है, ये कौन सा है मित्रों? अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार अगर हम देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा 97 डिग्री 25 मिनट में से मित्रों हम घटाएंगे 68 डिग्री और 7 मिनट, तो मित्रों 18 मिनट और 29 डिग्री, यानी लगभग क्या आ रहा है? हमारा समान आ रहा है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ये देशांतरीय विस्तार है। तो आपके सामने देखा आपने अभी कि अक्षांशीय विस्तार 29.2 और देशांतरीय विस्तार 29.18 लगभग समान है, लेकिन लंबाई चौड़ाई में अंतर है। देख रहा है काफी अंतर है, लेकिन देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार में अंतर नहीं है। ए ऑप्शन ये कह रहा है। कथन तो कह रहा है ये, लेकिन कारण क्या है इसका ये देखना चाहेंगे। कारण यह है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। मित्रों हम अक्षांश और देशांतर रेखा जब पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं इनमें कैसी स्थिति होती है देखना चाहेंगे आप। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर इस प्रकार से ये भूमध्य रेखा है मित्रों, और ये जो होती है इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो ये रेखाएं खींची जाती है इस प्रकार से, ये रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। अब कारण ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। ये देख लीजिए ये भूमध्य रेखा है और इनके बीच की दूरी क्या है? सर्वाधिक, परंतु क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। आप देखना चाहेंगे ये दूरी बिल्कुल कम होती हुई और ध्रुवों पर क्या हो रही है? शून्य हो रही है। कारण भी क्या है? सही है। इसलिए लंबाई और चौड़ाई में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है और देशांतरीय में विस्तार नहीं पाया। बिल्कुल कथन और कारण। अब हम इसके ऑप्शन देखना चाहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मित्रों इसका है ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मित्रों ए जो है ये अक्षांश विस्तार के लंबाई चौड़ाई में दूर देशांतरीय विस्तार और अक्षांश विस्तार लगभग समान है और लंबाई चौड़ाई में दूरियों में अंतर है। सही है ए, और इसकी व्याख्या कर रहा है ये कारण कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक है और बाद में जो है कम होती जाती है। तो कारण सही कह रहा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? सही होगा। हम आगे और देखना चाहेंगे। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या सही कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है नहीं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा कि ए सही है और ए की सही व्याख्या कर रहा है आर, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है
तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से और हम प्रश्नों का विस्तार देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे। आप इन सभी प्रश्नों का अधिक विश्लेषण देखने के लिए पिछली जो वीडियो मैंने आपके सामने दिए थे उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। अक्षांश और देशांतर के कम से कम 4 या 5 वीडियो मैंने प्रश्नों और विस्तारित विश्लेषण अक्षांश देशांतर का आपको मैंने उपलब्ध करवाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।